नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी के शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है यानी कफ डोमिनेंट है, या फिर अगर किसी की कफ प्रकृति है और उसके कारण उन्हें कोई बीमारियां है, तो इस बढ़े हुए कफ को शांत करने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में क्या बताया है, आयुर्वेदिक चिकित्सा इसमें आप क्या ले सकते हैं, या फिर घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, हर किसी के शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष रहते हैं, लेकिन जब इनका बैलेंस यानी इनकी जो सम अवस्था है वो बनाई रहती है तो फिर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहता है। लेकिन किसी भी कारण से ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो ही हमें बीमारी होती है। इन वात, पित्त, कफ को हम वैसे तो देख नहीं सकते, लेकिन इनका जो नॉर्मल फंक्शन है, जो इनका काम है, उसके अनुसार हम इसे पहचान सकते हैं। जैसे जो वात का काम है वो है मूवमेंट, गति। तो जो भी गति है, जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे अगर हम बात करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये सब कुछ वात की वजह से है। वैसे ही अंदर से होने वाली गति, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है या रेस्पिरेशन है, जैसे हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, या फिर इंटेस्टाइन में जो अन्न की आगे होने वाली गति है, तो ये सब वात की वजह से है। वैसे ही पित्त का जो कार्य है वो है रूपांतरण, या एक का दूसरे में उसको कन्वर्ट करना। तो इसमें देखिए, हम खाने में तो हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये खाना खाते हैं, लेकिन उसका रूपांतर शरीर के सप्त धातुओं में होता है। आयुर्वेद में सप्त धातु बताए हैं, जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो खाना हम खाते हैं उसका रूपांतर जो है वो सप्त धातुओं में होता है, और ये जो रूपांतर करने वाला है वो पित्त है। अगर वो नॉर्मल अवस्था में है, उसका कार्य अगर अच्छे से चल रहा है, तो ये रूपांतर भी बहुत अच्छे से होगा, आपका पचन भी बहुत अच्छे से होगा। और जो कफ दोष है उसका जो स्वाभाविक कार्य है वो है शरीर को धारण करना, स्थिर बनाए रखना, उसका बैलेंस करना। तो ये कफ दोष का कार्य है। कफ दोष के कारण ये जो स्थिरता बनी रहती है वो ना सिर्फ शारीरिक लेवल पे यानी सिर्फ फिजिकल तौर पे ही नहीं, बल्कि हमारे इमोशनल या फिर मेंटल लेवल पे भी ये स्थिरता हमें दिखाई देती है। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, इन हर एक दोष के 5-5 प्रकार बताए हैं, लेकिन इन सभी प्रकारों के बारे में जानना सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सक के लिए ज़रूरी है। अगर हमें कफ प्रकृति के व्यक्तियों की चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कफ प्रकृति वालों को हम कैसे पहचानें। तो इसमें प्रकृति शब्द है, प्रकृति यानी नेचर, सहज भाव, स्वभाव। इसमें बताया गया है देह से सहज लक्षणम, यानी प्रकृति यानी हमारा जो नेचर है, हमारी जो मूल, जो ओरिजिनल हमारी क्वालिटी है वो है। तो इसमें कफ प्रकृति वालों को कैसे पहचाने, तो इसमें कफ के भी गुण बताए हैं। तो इसमें बताया गया है स्निग्ध, शीतो, गुरु, मंद, श्लक्ष्ण, मृष्ण, स्थिर, कफः। जो लोग कफ प्रकृति के हैं वो मजबूत शरीर के रहेंगे, इनका वजन भी ज़्यादा रहेगा। देखिए, ये जो कफ प्रकृति है तो इसमें जो जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत है, यानी वाटर और जो अर्थ एलिमेंट है वो इसमें कफ में है। तो इसकी वजह से उनका वजन जो है वो ज़्यादा रहेगा, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा रहेगी। इनकी जो बाल है, इनकी त्वचा है, इनके जो नाखून है वो स्निग्ध रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। इनकी आवाज़ में एक तरह का भारीपन रहेगा, लेकिन इनके सभी काम बहुत धीरे धीरे रहेंगे, यानी चलना, बात करना, खाना खाना, ये सब काम इनके धीरे धीरे शांति से रहेंगे। इनका स्वभाव भी बहुत शांत रहेगा, सब धीरे धीरे रहेगा। इनको आलस भी थोड़ा सा रहेगा, बैठना, सोना, ये सब इन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन ये लोग जो है ये लंबी उम्र वाले, दीर्घायु रहेंगे। स्वभाव से भी ये बहुत शांत रहेंगे, गुस्सा कम आएगा, इनका पेशेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम कफ प्रकृति वालों को जान सकते हैं। हमने जो प्रकृति से संबंधित वीडियो सीरीज़ बनाई है उसमें हमने वात, पित्त, कफ, इन तीनों प्रकृतियों में शारीरिक और मानसिक लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वात प्रकृति की चिकित्सा क्या है या पित्त प्रकृति की चिकित्सा क्या है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाए हैं। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आयुर्वेद में वात दोष के बढ़ने से होने वाली 80 प्रकार की बीमारियां बताई है। उसके साथ ही पित्त से होने वाली या पित्त के बढ़ने से होने वाली 40 प्रकार की बीमारियां और कफ के बढ़ने से होने वाली 20 प्रकार की बीमारियां बताई हुई है।
तो इसमें आचार्य चरक ने चरक संहिता के महारोगाध्याय में इसका वर्णन किया है। तो कफ से होने वाली कौन कौन सी बीमारी उन्होंने बताई है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि तृप्ति यानी बिना खाए ही पेट भरे जैसे लगना, यानी आपने खाया नहीं है फिर भी आपको वो हेवीनेस फील हो रहा है, या फिर गुरुगात्रता यानी जो शरीर में भारीपन आपको महसूस होना, या फिर स्थैमित्य यानी शरीर में गीलापन महसूस होना, या फिर आपको अति स्थूलता यानी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना। इसके साथ ही जो है वो तंद्रा या निद्राधिक्य यानी आपको नींद बहुत ज़्यादा आना या आलस लगना, कोई काम करने का मन ना होना, इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। इसके साथ ही जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है या कफ दोष के बढ़ने से जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, तो उसमें शैत्य यानी ठंडी उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर कंडू यानी शरीर में कहीं खुजली होती है। तो इस तरह से काफ़ी सारी बीमारियां या लक्षण उन्होंने बताई है। कफ दोष जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, तो इसे एक शत्रु की तरह जीतने के लिए आयुर्वेद में बताया है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में इस कफ दोष को, इसकी चिकित्सा का सूत्र हमें बताया है। तो देखते हैं कि इस बारे में उन्होंने क्या क्या उपाय हमें बताए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे खाने में कौन से 3 रस या 3 स्वाद होने चाहिए। तो इसमें उन्होंने कटु तिक्त कषाय रस यानी तीखा, कड़वा और कसेला, इस रस की, इस स्वाद की चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए। यहाँ तक औषधियों का सेवन कराते समय भी इन 3 स्वादों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये जो 3 स्वाद है ये कफ को कम करने वाले हैं। देखिए हमेशा हम बताते हैं, पहले की वीडियोज़ में भी हमने देखा है कि आयुर्वेद में षड्रस बताए हैं। आयुर्वेद में ना तो कैलोरी कैलकुलेशन दिया है, ना तो फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस तरह का कोई वर्गीकरण आया है। इसमें षड्रस बताए हैं, और ये जो षड्रस है ये है मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, ये 6 रस। तो इसमें से पहले जो 3 रस है यानी मीठा, खट्टा और खारा, ये जो 3 रस है ये वात को कम करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। और बाकी जो 3 रस है यानी तीखा, कड़वा और कसेला, ये 3 रस या 3 स्वाद जो है ये कफदोष को कम करते हैं। तो जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ने के कारण आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उनके खाने में ये 3 स्वाद ज़रूर होने चाहिए। कफ को कम करने के लिए उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली यानी गरम नेचर वाली, गरम स्वभाव वाली औषधियों का या फिर खान पान की चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके घर में जो मसाले हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में त्रिकटु बताया है। त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तो इन तीनों का चूर्ण बनाकर आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, या तो खाने में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप शहद के साथ इसका थोड़ा सा यानी पाव चम्मच से भी कम इस त्रिकटु चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लौंग है या फिर अदरक है, इनका सेवन, या लहसुन है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। देखिए जब हमने पित्त प्रकृति की चिकित्सा बताई थी तो पित्त प्रकृति में मसालों का प्रयोग कम से कम करने के लिए बताया था, लेकिन जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है उन्होंने इसका जो सेवन है वो थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो युक्तिपूर्वक इन मसालों का आप अगर प्रयोग करेंगे तो ये आपके प्रकृति के लिए अच्छा है। इसके साथ ही जो कड़वी चीज़ें हैं जैसे फिर करेले की सब्ज़ी है, या फिर नीम के पत्ते है, गिलोय की सब्ज़ी, गिलोय के पत्ते की सब्ज़ी आप बना सकते हैं, या फिर मेथी की सब्ज़ी है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, या फिर जो गिलोय का कांड है इसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। इसमें जो है जो कड़वा और कसेला रस है ये कफ को तो कम करता है, लेकिन अगर कफ के साथ अगर किसी को पित्त की भी समस्या है तो उसको भी ये काम करता है। वाग्भट ऋषि ने भी अष्टांग हृदय इस संहिता में जो कुछ बातें बताई है जिससे आपका कफदोष कम हो, तो उसमें उन्होंने रुखी चीज़ें, रुक्ष खान पान उन्होंने बताया है। तो रुखी चीज़ें कौन सी है, तो जैसे जव है उसका सेवन आप कर सकते हैं, या फिर भुनी हुई चीज़ें है जैसे चना है भुना हुआ, तो इस जैसी भुनी हुई चीज़ें आप ले सकते हैं। जो भी फ्राइड है, तला हुआ है, या बहुत फैटी फूड है, या बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, तो ये सब कफ को बढ़ाने वाला है, तो इससे ज़रूर बचें। इसके साथ ही उन्होंने अल्प मात्रा में खान पान करने के लिए बताया है, यानी खाने की जो क्वांटिटी है वो कम लेनी है। वैसे भी जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति है उनकी अग्नि जो है वो मंद रहती है, तो उनको वैसे भी भूख थोड़ी कम लगती है, तो सिर्फ जो खाना आप खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी आपने कम लेनी है। उसके साथ साथ उन्होंने भी तीक्ष्ण उष्ण यानी गरम नेचर की, गरम स्वभाव की, जो भी जैसे हमने पहले भी देखा मसाले की चीज़ें जो है तो वो भी आप खाने में रख सकते हैं। वाग्भट ऋषि ने इस बढ़े हुए कफ को कम करने के लिए उपाय बताया है। पुराण काल स्थितम मध्य, देखिए आयुर्वेद में संधान कल्पना, उसमें आसवरिष्ठ बताए हैं, और ये जो आसवरिष्ठ है ये बढ़े हुए कफ को कम करने में हमें मदद करते हैं। जैसे फिर
आप कुमारी आसव है, द्राक्षासव है, इन जैसे बहुत सारे आसवरिष्ट है, तो इनको आप चिकित्सक की सलाह से इस कफ को कम करने के लिए ले सकते हैं। वाग्भट ऋषि अगला उपाय बताते हैं प्रजागरह, यानी रात को जगना। यानी ये जो रात का जागरण है, रात को जगना है, इससे शरीर में कफ दोष कम होता है, लेकिन रात को जागने से वात और पित्त दोष बढ़ सकता है, तो इसे हमने बैलेंस करना है। उन्होंने ये इसलिए बताया है कि अगर आप रात को, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा है कफ दोष, उनके लिए ये है, तो रात को जगने से ये जो कफ है ये कम होगा। तंद्रा, निद्रा, आलस, यानी अगर आपको बहुत आलस लग रहा है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो वो भी इससे कम होगी। यहाँ तक कि दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है, तो जिनके शरीर में ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ है उन्होंने दिन में तो सोना ही नहीं है, जो दिन की नींद है वो उन्होंने अवॉइड करनी है। अगला उपाय वो बताते हैं अनेक रूपों व्यायाम, यानी विविध प्रकार के व्यायाम है, फिजिकल एक्टिविटी है। उन्होंने जो जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है उन्होंने परिश्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो जिनको अगर जिम जाना आपको अच्छा लगता है या फिर योगासन है तो इन्होंने ज़्यादा देर तक इसका सराव आप कर सकते हैं, इससे भी आपके शरीर में जो कफ है बढ़ा हुआ है वो कम होने में मदद मिलेगी। अगला उपाय उन्होंने बताया है चिंता, यानी जो कफ प्रकृति के या जिनको कफ से संबंधित कोई बीमारी है उन्होंने चिंता करनी चाहिए या थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए। देखिए वैसे तो सभी बताते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो फिर वाग्भट ऋषि ने ऐसे क्यों बताया है? तो इसमें ये कारण हो सकता है कि ज़्यादातर जो कफ प्रकृति वाले या जिनमें कफ ज़्यादा है वो थोड़े से बेफिक्र टाइप के वो रहते हैं, उन थोड़ा सा कभी कभी निष्क्रिय भी रह सकते हैं, तो इनमें फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम रहती है। तो अगर थोड़ी सी चिंता करेंगे, थोड़ा टेंशन लगे तो शायद उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, वो कुछ काम करने लगेंगे, एक्टिविटी बढ़ेगी तो कफ दोष भी कम होगा। तो इसीलिए उन्होंने इस बारे में ये उपाय बताया है। अगला उपाय है रुक्ष विमर्दनम, यानी रूखी चीज़ों को, रुक्ष औषधियों को शरीर पर मलना। तो इसमें जो जौ का आटा है या फिर त्रिफला जैसी औषधियाँ है जो वृक्ष गुणात्मक है, तो इसका जो चूर्ण है या जो पाउडर है उसको आपने शरीर पर मलना है। तो इससे क्या होगा, जो अतिरिक्त कफ है या फिर जो बहुत ज़्यादा चिकनापन है तो ये कम होने में मदद मिलेगी और इस तरह से शरीर में कफ दोष जो है वो भी कम होगा। कफ को कम करने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आयुर्वेद में वात को कम करने के लिए तेल बताया है, वो भी तिल का तेल सबसे अच्छा है। यहाँ तक पित्त को कम करने के लिए गाय का घी बताया है और उसके साथ ही कफ को कम करने के लिए उन्होंने मधु या शहद बताया है, वो भी पुराण मधु यानी पुराना जो शहद है उसे लेने के लिए बताया है। तो शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिर्फ आप अगर शहद का इस्तेमाल करें तो उसे गर्म पानी में डाल के ना ले, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है, यहाँ तक कि गर्म चीज़ों के साथ भी इसे सेवन नहीं करना है। अब देखिए गर्म पानी भी अच्छा है और शहद भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसे साथ में नहीं लेना है। आप पानी को उबाल के फिर जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आए तो उसके बाद उसमें आप शहद मिला के उसका सेवन कर सकते हैं, या सिर्फ ऐसे भी आप शहद ले सकते हैं। कफ को कम करने का अगला उपाय है उपवास यानी फास्टिंग। तो इन्होंने उपवास ज़रूर करना है। अगर पूरे दिन में आप उपवास नहीं कर सकते, दिन भर आप खाली पेट नहीं रह सकते, तो आप एकासन कर सकते हैं, यानी एक बार खाना खा के फिर जो बाकी समय है उसमें आपने कुछ नहीं खाना है। यहाँ तक कि उपवास के दिन आपने साबूदाना या फिर तली हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसे कफ प्रकृति के व्यक्तियों में मंद अग्नि रहती है, यानी इनकी भूख वैसे भी कम रहती है, तो ये लोग आराम से ये जो उपवास है वो कर सकते हैं। इससे शरीर में जमा जो भी कफ है, अतिरिक्त मेद है, मोटापा, चर्बी है, तो इसे कम होने में भी मदद मिलती है। अगला उपाय है कफनाशक और मेदोहर द्रव्यों का धूमपान और गंडूश। यहाँ पे धूमपान है, धूम्रपान नहीं है। धूमपान यानी जो भी औषधियाँ शरीर में कफ को, मेद को कम करने वाली है उसका धुआं आपने लेना है। यहाँ तक कि गंडूश यानी ऑयल पुलिंग भी करना है। ऑयल पुलिंग के बारे में भी एक डिटेल वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं। कफ को कम करने वाली चिकित्सा में आयुर्वेदिक पंचकर्म में बताई हुई वमन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। देखिए जब आप कफ को कम करने के लिए आप खान पान अच्छा लेते हैं, यानी कफ को कम कराने वाला खान पान लेते हैं,
या फिर आप औषधियाँ भी लेते हैं तो कफ तो कम हो जाता है, लेकिन अगर आपने कुछ दिनों तक परहेज़ नहीं किया या फिर कफ को बढ़ाने वाला अगर कुछ कारण हुआ तो ये फिर से बढ़ जाता है। लेकिन जब वमन चिकित्सा में इस कफ को शरीर से बाहर निकाला जाता है तो फिर इसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो ये वमन भी बहुत अच्छा है, इसे आपने ज़रूर कराना चाहिए। और जो उसका जो सीज़न है वो वसंत ऋतु बताया है, यानी मार्च और अप्रैल महीने में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है यानी उसका उत्क्लेश है तो फिर आप कभी भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए आप आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। वाग्भट ऋषि सबसे आखिर में बताते हैं निस्सुखत्वम सुखाय च, यानी अगर ये आप चाहते हैं कि ये बढ़ा हुआ कफ आपको तकलीफ ना दे, ये बीमारियां उत्पन्न ना करे, तो आपको ये जो आरामदायक आपकी जीवन शैली है, ये कंफर्ट है, ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसको छोड़ना होगा। ये यानी निस्सुखत्वम सुखाय च, यानी सुख को पाने के लिए सुख साधनों का त्याग करना है, तब जाके हम इन कफ को जीत सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं, उसे शांत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में कफ को शांत करने के सारे उपाय हमने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।